गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? मज़े में? नमस्कार, मैं अतुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं JMM कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं गणित 10वीं वर्ग का NCERT बुक का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि NCERT का सेपरेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा, तो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का। तो हम जानेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 है। अगर आपके पास NCERT बुक है तो साथ में नोटबुक के साथ लेकर के बैठें, जिससे क्वेश्चंस पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ से बारी बारी से नोट। क्वेश्चन नंबर 1, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सिंपल HCF होता तो हम भाग विधि से आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहले समझेंगे कुछ कंसेप्ट। चलिए, अगर आपको बोला जाए कि 19 को 3 से भाग दीजिए तो क्या करेंगे? 3 19, 6 बार में 18 और रिमाइंडर 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे तो संख्या है तो हमने आसानी से कर दिया। हमने कहा कि A को B से भाग दें तो क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे B और बीच में A। जो अब यहाँ पे तो संख्या है तो भाग दे करके हमने इसका भागफल लिखा है। इस वाली संख्या को क्या कहते हैं? भागफल। तो यहाँ पे तो कुछ संख्या नहीं, तो भागफल का इंग्लिश होता है क्वॉशिएंट। तो इसे हम Q से लिख देते हैं। अब यहाँ पे शेषफल हमें दिख गया क्योंकि संख्या है। यहाँ पे हमारा कुछ संख्या नहीं है, वेरिएबल्स है, तो हम क्या लिख देते हैं? R। रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए R लिख दिए। तो अब हम जानेंगे कि इस संख्या को क्या कहते हैं। तो इस संख्या को भाज्य बोला जाता है। जो बीच वाली संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को बोलते हैं भाजक। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। भाग देने के बाद जो पूर्ण रूप से कट करके हमें प्राप्त होता है, जितना बार में लगाया जाता है उसे कहते हैं भागफल। याद रखिएगा, भागफल। फिर नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। अगर बचे या तो या शेषफल शून्य हो सकता है, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो शून्य हो जाएगा, नहीं तो कुछ बचेगा। कितना बचेगा? तो हमेशा इससे छोटा बचेगा। तो हम लोग जानते हैं भाग मेथड से भाज्य बराबर होता क्या है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये होता है। इन दोनों संख्याओं का गुना और प्लस शेष। तो देखिए 6 18 19 आ गया ना, भाज्य आ गया। तो इसी क्रम में अगर BAQR है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? भाजक, हमारा भाज्य क्या है? A। भाजक क्या है? तो B। भागफल क्या है? तो Q। और शेषफल क्या है? तो प्लस शेषफल R है। तो ये एक फॉर्म बनता है वेरिएबल्स के लिए, किसी भी भाग देने वाली संख्या के लिए ये फॉर्म बनता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? जो अभी हमने बताया कि B से हमेशा R क्या होगा? छोटा होगा, या तो शून्य के बराबर होगा। तो जो R है 0 से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा B से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि B है क्या? भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। दूसरा है जो Q है वह हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। दो ही संख्या
या तो जीरो होगा, कुछ नहीं तो जीरो टाइम्स लगेंगे। जैसे अगर हम कहें कि एक में दो से भाग दीजिए, तो दो से भाग दिए एक में, तो यहाँ पे भाजक दो है, भाज्य एक है, और शेषफल अभी नहीं है, तो जीरो टाइम्स लगेगा। क्यों? तो जीरो आएगा। और शेषफल वही होता है जो घट करके बचता है। तो अब ये घट करके बचा, यानी कि भागफल यहाँ पे क्या हो गया। अगर फार्मूला पे पुट करें तो दो गुना एक बराबर क्या होना चाहिए था, दो गुना जीरो, तो जीरो और प्लस एक, तो एक आ गया, तो हमारा भाग सही है। तो ये एक मेथड्स है। अब इसी को जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो चलिए देखते हैं, और इसे आप नोट भी कर लें, तो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार है कि अभी हमने बताया कि अगर बी से भाग दिया जाए ए में, तो क्यू और आर इस प्रकार है कि जहाँ क्यू भागफल है, आर शेषफल है, बी भाजक है और ए भाज्य है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो कि जीरो हमेशा जीरो से बड़ा होता है आर और बराबर होता है, और बी से छोटा, बराबर नहीं छोटा कह सकते हो, यहाँ पे बराबर चलिए सिर्फ छोटा होता है आर। दूसरा है क्यू हमेशा बड़ा और बराबर होता है जीरो से। अब विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो HCF निकालना, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, चरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए जहाँ ए बड़ा है किससे, बी से, यानी कि बड़ी संख्या हमारा बन जाता है क्या, भाज्य। याद रखिएगा हमेशा भाज्य, और छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में भाग देना। ये हम लोग HCF में भी करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो कुछ विधि है। तो चरण 1, क्यू और आर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो उसका क्रम इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि वह भाग के नियम का जो फार्मूला है उसके अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर है आर और बी से छोटा है। दूसरा चरण, आर बराबर शून्य आ जाता है, तो हमारा मासा होगा कौन, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, यानी कि भाजक। अगर शून्य नहीं आता है तो चरण कंटिन्यू लगातार इसी क्रम में बढ़ते जाएगा, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि आर बराबर शून्य नहीं आ जाए, यानी कि बार बार फिर से यही क्रम दोहराते रहेंगे, चरण 3 में बताया गया है। और जब शून्य प्राप्त हो जाएगा तो वो हमारा मासा होगा, कौन सी संख्या, जो भाजक होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन 1 का 1 देखते हैं हल। ओके, मैं साथ साथ में बोलते चलूँगा, आप हमारे राइटिंग पे गौर नहीं कीजिएगा। चलिए 225 और 135, यानी कि 225 जो बड़ा है 135 से, में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो हमारा क्या होगा। तो हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चरणों में आते हैं, तो चरण 1 लिखेंगे, चरण 1। एक सिंपल कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस का हल आप राइट साइड में है ना, या फिर एग्जामिनेशन कॉपी के लास्ट में आपको रफ पेज दिए जाते हैं, उस पेज में आप ऊपर में रफ लिख लेंगे और फिर उस पेज को काट देंगे, है ना। तो ये 135 से भाग देना है, जैसे सिंपल HCF निकालते हैं भाग विधि से, वैसे ही यहाँ पे हमें निकाल लेना है, ताकि ये पूरे इस कंसेप्ट को हम आसानी से समझ सकें। एक बार में लगेगा 135,
35 घट करके आ रहा है 0 और 9 3 12, आगे का कैंसिल। फिर 190 से भाग देते हैं किस में, जो ऊपर के संख्या से भाग दिए थे उसमें, तो फिर एक बार में इसमें भी लगेगा 90 घट करके आ रहा है 45, फिर से 90 में हमें देना है 2 बार में 90, क्या हो गया कैंसिल, यानी कि हमारा HCF यहाँ पे 45 है। तो इस विधि से हमें निकालना है, लिखा हुआ इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका से। तो चरण 1 में हमने देखा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल। तो 225 बराबर हम लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस 90। हम जानते हैं इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका का जो कंसेप्ट होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे हम जानते हैं 0 से बड़ा और बराबर R हो सकता है और B से क्या होता है, छोटा होता है, यही। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो कितना है, 90 है, यानी कि चूँकि R बराबर नॉट 0, चूँकि R बराबर नॉट 0, तो क्रिया फिर से चलेगी, यानी कि अब चरण 2, क्योंकि हमने बताया था कि जब तक के करते रहना है तब तक के लिए R हमारा शून्य नहीं आता। लेकिन इस बार हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, तो अब हमारे पास हो गई संख्या 90 और 135। अब 225 नहीं रही है ना, अब भाज्य के स्थान पर आ गया हमारा 135, ये वाला संख्या है ना। तो 135 बराबर, तो 135 को जब भाग दिए थे किससे, 90 से, उस समय 135 के लिए जब भाज्य 135 है तो उसके लिए भाजक कितना है, 90, यहाँ पे देख रहे हैं। तो लिख सकते हैं 90 गुना कितना बार में लगा था, तो एक बार में, तो गुना 1। अब बचा कितना था शेषफल 45, तो प्लस 45, यानी कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि R बराबर नॉट 0, R बराबर नॉट 0। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 135 बड़ा है 90 से। तो चरण 2 में, तो फिर इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके चरण 3 में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं चरण 3 के लिए कौन कौन से भाज्य और भाजक आ गए। तो यहाँ पे तो कि ये तो 90 आ गया, और दूसरा कौन है, सॉरी, अब यहाँ पे क्या आ गया, 90 बड़ा है किससे, 45 से। तो चरण 3 में हम 90 बराबर 45 गुना 2 अब प्लस 0। यहाँ हम देख रहे हैं R बराबर 0 आ गया, तो अतः चरण समाप्त करते हैं। चरण समाप्त हुए। कब तक के करते जाना था, जब तक के R बराबर 0 नहीं आ जाए। और ये भी बताया गया था कि जब R बराबर 0 आ जाए तो उसका जो भाजक है वही हमारा HCF होता है। तो भाजक कौन सा है, 45, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे भाजक बराबर 45। तो अतः 225 और 135 का HCF बराबर 45। अब समझेंगे इस क्वेश्चंस को फिर से पूरा। हमने जाना कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और इससे आसानी ये होती है कि देख रहे हैं कि जो यहाँ पे भाजक है 135, वो दूसरे स्टेप में अगर शेषफल बचता है तो दूसरे स्टेप में भाज्य बन जाता है, नहीं, और जो शेषफल है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। फिर अगर रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, तो वो भाजक बन जाता है, और जो ऊपर में भाजक था वो भाज्य बन जाता है। तो स्टेप चेंज होते रहते, नहीं। तो 225 के लिए भाजक कौन था, 135,
दूसरे चरण में भाज्य बन जाता है 135, तो भाजक उसका रिमाइंडर बनता है 90। फिर तीसरे चरण में हमने देखा कि 90 जो यहाँ पे भाजक था वो भाज्य बन जाता है और उसका जो शेषफल है 45 वो भाजक बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर रिमाइंडर शून्य हो जाता है तो चरण समाप्त हो जाते हैं, तो भाजक बराबर 45 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों का जो HCF है 225 और 135 का जो HCF है वह कितना है 45, और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है 38,220 और 196 का HCF निकालना। तो 38,220 बड़ा है 196 से, तो सिंपल मेथड है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ लिया है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर होता है BQ प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है आर और बी से छोटा होता है। तो बताए थे कि सिंपल वे में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 196 से अगर हम भाग दे दें तो आएगा 38,220 में, तो कितना बार में लगना है, तो एक बार में, क्योंकि 6 दूनी 12 और 9 दूनी 38 से 39, 392 आ जाएगा। तो एक बार में लगाएं, 196 लगा, यहाँ पे 6 6 12, ये हो जाएगा 7, तो 9 8 17, ये 2 2 में से 1 गया 186। इधर फिर एक अंक और उतरेगा 2। 9 देखने की संख्या लगभग काफ़ी बड़ी है, तो 9 बार में 9 छक्का 54, हाथ में 5 और 9 नंबर 171, 171 और 5 176, ये हो गया 8। रिमाइंडर लिया था 9, ये दोनों कैंसिल हो गया, आया 0। देख रहे हैं 5 मरतबे होने पर 95 या 3 98, 300 कैंसिल हो रहा, यानी कि भागफल आया हमारा 150। पूर्ण रूप से यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो हमारा HCF दो संख्याओं का कितना आ गया 196 ही आएगा। तो यहाँ पे चरण 1 लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर, तो चरण 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है 38,220 बराबर क्या होगा 196 अगुना भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल 0। चूँकि r बराबर 0 तो चरण समाप्त होते हैं, और भाजक कितना हो गया, भाजक कितना है 196, भाजक बराबर 196, अतः 38,220 और 195 का HCF कितना हो जाएगा 196, हमारा यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 867 है और 255 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ना 867 है, 867 ग्रेटर देन होता है 255, तो सिंपल भाग विधि 255 से भाग दे दे 867 में, 3 बार में लगेंगे 5 या 15, 25 या 75, 1 76, 2 0 1, फिर इससे भी भाग दे देते हैं किसमें 255 में, ठीक है। तो 2 मरतबे लगेंगे 204, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 51, फिर से 102 बार में 2 टाइम्स 102 कैंसिलमेंट, तो हमारा HCF कितना है 51। तो यहाँ से भी हम चरण के बारे में पता कर सकते हैं, 1 2 3 चरण में ये क्वेश्चन समाप्त होंगे। तो चरण 1 के लिए अगर ये इतना बड़ा चरण 1 867 बराबर, तो यहाँ पे भाजक कौन है 255 अगुना
3 अब प्लस रिमाइंडर कितना है 102। यहाँ पे r बराबर नॉट 0 तो चरण कंटिन्यू हो गए, तो चरण दो में। तो अब यहाँ पे भाज्य कौन सा हो गया, तो भाज्य हो गया 255। 200 बार बार हमसे 225 लिखा रहा है, 255। 255 बराबर, तो इसके लिए भाजक कौन है 102, तो 102 गुना कितना बार में लगा था, तो 2 बार में। तो 102 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 51। तो अब यहाँ पे भी लिखेंगे r बराबर नॉट 0, चूँकि है ना, तो r बराबर नॉट 0, तो चरण आगे चलेंगे, तो चरण थ्री में देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वह भाज्य क्या बन गया 102। 102 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे भाजक है 51 गुना 2 और प्लस 0। यहाँ पे अब आ गया r बराबर 0, चरण समाप्त हो गया, और यहाँ पे भाजक 51। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 है। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम इक्वलेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाएं कि साबित करना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम जानते हैं, लिखना है, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार है कि a बराबर bq + r, जहाँ 0 से बड़ा है और बराबर r है और b से छोटा है। तो इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में, इस क्वेश्चंस के लैंग्वेज में लिख सकते हैं। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, साथ में लिखते चलेंगे, धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से विभाजित करने पर भागफल q और शेष r, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, प्राप्त होता है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, है ना, इसके ऊपर भी हमने सॉल्यूशन बना रखा है, तो आप क्वेश्चंस को पहले ही कॉपी में अच्छे से लिख लें। होता है जब इस प्रकार से हम इसके अकॉर्डिंग जो 6 से विभाजित करने पर, है ना, b के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 6 को रख दिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं ना, b के स्थान पर 6 से विभाजित करना, यानी कि भाजक कौन है 6, तो 6q + r, जहाँ हम जानते हैं कि b का वैल्यू हमेशा क्या होता था, r से बड़ा होता था, है ना, यानी कि r बराबर कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, जब b बराबर 6 है तो r बराबर 0 से लेकर के 5 तक, तो 1 2 3 4 और कौन, तो और 5, यही ना, 6 नहीं, बराबर हमने यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। तो b के स्थान पे अगर 6 रख दिए तो r का वैल्यू
लेस देन 6 यानी कि 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक होगा। तो a बराबर, जब r बराबर 0 रखते हैं, r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा? तो a बराबर होगा 6q प्लस 0 यानी कि 6q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, जब r बराबर हम रखते हैं 1, r बराबर क्या रख दिए 1, तो a बराबर क्या होगा? तो 6q और प्लस 1, यानी कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। क्यों लिख रहे हैं ये पता चल जाएगा, सम और विषम बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे विषम पूर्णांक दिया हुआ, तो किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे, चाहे वह सम संख्या हो या विषम संख्या, अगर 2 से गुना होगा तो वो संख्या सम हो जाएगी, और सम संख्या में 1 को अगर जोड़ा जाए तो वो संख्या विषम का रूप हो जाएगी, यानी कि 2n प्लस 1 का रूप ले लेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 और 3q को मान लेते हैं k प्लस 1। इससे क्या पता चला कि 3q एक पूर्णांक संख्या है, और k का मतलब 2k, कोई भी संख्या अगर किसी 2 से गुना करेंगे तो वो सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या में 1 को जोड़ेंगे तो क्या पता चला, वो संख्या विषम हो जाएगी। तीसरा, r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, यानी कि 2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 3q प्लस 1। किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे संख्या सम आ जाएगा, इसे मान लेते हैं 2k1। r बराबर 3 हो, a बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6q प्लस 3, हम किसी संख्या को अगर हम इवन फॉर्म की बात करें तो इवन फॉर्म होता है, चलिए इधर मैं बताता हूँ, 2n फॉर्म, n जहाँ कोई भी पूर्णांक संख्या नेचुरल नंबर हो। अब दूसरी बात है कि अगर 2n प्लस 1 लिखेंगे तो ये किसका है, ऑड टर्म का है। जैसे n बराबर 1 तो 2, n बराबर 2 1 रखेंगे, 1 क्या है विषम संख्या, अगर 2 से गुना करेंगे आएगा 2, 2 क्या है सम संख्या है। n बराबर 1 इसमें भी रखते हैं तो 2 1 3 क्या आया विषम संख्या आ गया। अगर n बराबर सम संख्या रखते हैं 2, तो 2 2 दूनी 4, 4 1 5 क्या आया। तो देख रहे हैं कि n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर रख रहे हैं, पूर्णांक संख्या रख रहे हैं, तो किसी भी हालत में प्लस 1 करें, 2n प्लस 1 का जो फॉर्म है वह हमें देता है ऑड नंबर विषम संख्या, और 2n का जो फॉर्म है वह हमें देता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या का फॉर्म। तो इसे k1 यहाँ पे क्या है, ये सब k1 k1 ये सब हम मान के चल रहे हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे 6q है तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 6q अब प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे फिर से ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये पहले जैसा आ गया नहीं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और बाद में फिर ये भी बचा हुआ है इस 1 को लिख दिया। तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि हमने k1 बराबर मान रखा है, क्या मान रखा 3q प्लस 1, यहाँ भी वही पैटर्न आया, तो 2 इंटू k1 प्लस 1 यही फॉर्म आ गया। अब चलिए r बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q और प्लस 4 हो जाएगा। 6q प्लस 4 इज इक्वल टू, अगले सेशन में ये क्लास 10th ये सब हटा दिया जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो 6q प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो आपका बन रहा है 6q, तब 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3q और प्लस 2। तो यहाँ पे इस संख्या को मान लेते हैं 2 और k
O1 मान लिए थे पहले, तो अब क्या मान लेते हैं K2, K1 K2 ऐसे मानते चले जा रहे हैं। फिर है R बराबर 5, तो A बराबर 6Q प्लस 5, यही फॉर्म लिखा जा रहा है ना, 6Q प्लस R बराबर सभी स्थानों पे हमने 0 1 2 3 4 एंड 5 रख रहे हैं। तो अब देख रहे हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं 6Q प्लस 4 अब प्लस 1। 4 क्यों? क्योंकि 2 के मल्टीपल में ये बाहर आ जा, यानी कि 2 इंटू 6Q को क्या लिखेंगे 3Q और प्लस अंदर में 2, अब बाद में जो बचा हुआ ये 1 है इसको लास्ट में, यानी कि हम देख रहे हैं कि 3Q प्लस 2 क्या माने थे K2 माने थे, यानी कि 2K2 अब प्लस 1। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। चूँकि है ना, लास्ट में क्या लिखना है चूँकि, तो हम देख रहे हैं कि जितने भी K1 वाली संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या है विषम संख्या। तो K1 वाली संख्या क्या, जब R बराबर 1 था तो K1 आया था, बाकी 2 के किसी भी संख्या को तो ये क्या है इवन नंबर। फिर K1 वाली संख्या क्या है K प्लस 1 वाली संख्याएं हैं R बराबर 3 जब है, और फिर R बराबर जब 5 है, तब इस फॉर्म में आया है +1 के। लिख सकते हैं चूँकि पूरे फॉर्म को अगर हम लिखते हैं तो आया है, देख लेते हैं फॉर्म क्या क्या आया है। 6Q है 2K1 2K1, फिर क्या है 2K2 2K2 का मान क्या होगा सम संख्या है, सम संख्या है। परंतु क्वेश्चन में दिया गया है ए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो कोई भी संख्या या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है। तो जो सम संख्या है उसे छोड़ करके बाकी जो भी संख्या बचा है, तो जो भी संख्या में कौन कौन सी संख्या बचा है, तो यहाँ पे देख लें, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, और आपका ये क्या है सम संख्या। तो बाकी बची हुई जो संख्या है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 1, और क्या बचा हुआ है 6Q प्लस 3, और क्या बचा हुआ 6Q प्लस 5, क्या होंगे विषम पूर्णांक। एक विषम पूर्णांक है तो अतः संख्या ये सभी क्या है विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अधिकतम संख्या पूछे तो हमारे दिमाग का फोकस जो है HCF की ओर जाना चाहिए, क्योंकि HCF महत्तम समवर्तक होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ देख रहे हैं समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि कॉमन लेकर के चलना है ना। तो HCF तो सिंपल वे में अगर हम इसका HCF निकाल दें तो 32 छोटा है तो और 616 बड़ा है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में HCF भाग विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्लास 10th में हैं, सो हम सिंपल भाग विधि से HCF इसका नहीं निकाल सकते। अगर ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है
तो निश्चित है कि जो आपको थ्योरम पढ़ने हैं, कौन सा थ्योरम, तो इक्विलेट विभाजन प्रमेय का जो आपको पढ़ना है उसी के अनुसार इस क्वेश्चंस का हल करना है। तो आप लिख सकते हैं, हमें लिखने में समय लगे तो आप लिख लीजिए इस इम्पोर्टेंट लाइन को। दोनों समूहों के सदस्यों के समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 के HCF के समरूप होंगे। यानी कि मैं इसी लाइन को एक अच्छे से लाइन बना करके हल में आपको डाला कि मैं दोहरा देता हूँ। दोनों समूहों के सदस्यों के समान संख्या वाले दो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 के HCF मान के बराबर होंगे। तो HCF हमें किस विधि से निकालना है, तो इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम विधि से, है ना, प्रमेयिका का प्रयोग कर। तो हम बताए थे कि उस स्टेप का प्रयोग करने से पहले हम सिंपल डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेते हैं ताकि उसमें आसानी हो। तो निकालते हैं, तो 32 से भागा देंगे तो 32 दूनी 64, तो एक ही बार में लगेगा, ये हो जाएगा 9 और 2। तो ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, अभी और भी संख्या में भाग देना है, तो इसे उतारेंगे 6, फिर 9 बार में लगना है, 9 दूनी 18, 27 1 28, बचेगा 8, 8 चौ 32। तो हमारे यहाँ से अधिकतम मान क्या निकल गया, 8। लेकिन इसी को हम इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका से लिखते हैं तो हम जानेंगे चरण बाय चरण लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आप इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका को भी लिख सकते हैं। इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि क्यू और आर इस प्रकार हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर, लिख देता हूँ मैं, 0 से बड़ा एंड बराबर आर है और हमेशा ये क्या होता है, बी से छोटा होता है। तो चरण 1 चरण 1 में देख रहे हैं 616 बड़ा है 32 से, तो इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका से 616 बराबर 32 अगुना इसका भागफल कितना है, तो यहाँ पे देखिए 19 प्लस रिमाइंडर कितना है जी, तो रिमाइंडर आया 8। यहाँ आर बराबर नॉट 0, चरण आगे चलेगा, तो चरण 2। अब चरण 2 में भाज्य और भाजक को निकालना है। तो भाजक कौन बन जाता है, तो देखिए चरण 2 में भाजक कौन है, 8, यानी कि इसका रिमाइंडर जो कि छोटा है किससे, भाज्य से। तो भाज्य कौन है, 32, जो पहले भाजक था यानी कि 32। तो अब 32 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 8 लिखा जाएगा, 8 गुना 4, 8 चौ 32 पूरे पूरे लगा गया, प्लस 0। अब r बराबर 0, चूँकि भाजक बराबर चरण समाप्त हुए, तो भाजक बराबर कितना आ गया हमारा, जो जितना भागफल लगा, नहीं जो भाजक है, तो भाजक कौन है, 8, तो भाजक हमारा 8। अतः इसीलिए लिखेंगे 616 और 32 का HCF बराबर 8 है, इसीलिए अतः, है ना, अतः यहाँ पे क्या कर रहा है, तो स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन देख रहे हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें पूर्णांक संख्या का वर्ग जो कि 3n के रूप का होता है ये दर्शाना है। तो चलिए इससे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट कथन है कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या तो अन्य दो धनात्मक पूर्णांक संख्या q और r के लिए a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ 0 r से छोटा या बराबर हो सकता है और b से छोटा r होता है, यानी कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसमें जो फार्मूला एक यूज होने वाला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म, क्योंकि स्क्वायर करना है तो किसी भी दो संख्याओं दो अंकों का वर्ग a प्लस बी का वर्ग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का होगा। तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या माना कि अब हम लोग बनाएंगे जो 3 से विभाजित करने पर भागफल q और शेष r प्राप्त होता है। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग रहा था, इसीलिए हमने कुछ को पहले से ही लिख रखा है। a बराबर 3q प्लस r का फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 क्या माना है, विभाजित करने वाली संख्याएं, यानी कि 3 भाजक है। तो भाजक इंटू q प्लस r लिखेंगे, जो कि 3 से r क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है a बराबर 3q और मान सकते हैं इसके आगे 3q प्लस 1 और इससे आगे मान सकते हैं क्या 3q प्लस 2। एक बार r बराबर 0 रखेंगे तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3q, r बराबर 0। यहाँ पे देखिए 3q प्लस r में r बराबर 1 रखेंगे तो आपका क्या a बन जाएगा 3q प्लस 1, r बराबर यहाँ पे क्या है 1। और यहाँ पे देख रहे हैं r बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 3q प्लस 2। अब कह रहा है वर्ग करने पर तो a स्क्वायर हम लिख रहे हैं, तो 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर। अब यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर और है तो और लिख देते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म के बराबर होगा। तो 3q तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 दूनी 6 q, अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और है तो और लिख देते हैं 3q प्लस 2 का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 q, अब प्लस 2 दूनी 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे इसको 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर तो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो अब हमें दिखाना है कि स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। a बराबर a स्क्वायर बराबर जो हमें मिला है वो उसको लिख देते हैं 3 इंटू, क्योंकि 3m के फॉर्म में लाना, यहाँ पे लिख देते हैं 3q स्क्वायर। ओके, और है तो और आप यहाँ पे लिख देना है 3 3 जा 9 q स्क्वायर हो गया ना। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 3 3 जा 9 3q स्क्वायर अब प्लस 2q कॉमन बंद कर दिए। अब जो बचा हुआ है लास्ट में उसे हम यहाँ पे प्लस 1 लिख, और चलिए इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 3, इस सारे में से इसको एक कंसेप्ट और लिखना पड़ेगा। 3 कॉमन लेने के लिए 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो इस फॉर्म में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्या आएगा 9 12 और 3, तो ये संख्या जो आएगा कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12q और प्लस 1, ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। लेकिन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 4 संख्या थी तो 3 तो आ गया यहाँ से और 1 प्लस 1 बचा हुआ है तो प्लस 1, ये हमारा a स्क्वायर का फॉर्म। अब चलिए
इसके आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सारे संख्याएं हैं यह कोई पूर्णांक संख्या है, तो 3 और इसको क्या मान लेंगे, K1 भी मान सकते हैं या M मान लीजिए, और 3 इसे मान लेते हैं K2 प्लस 1, और यहाँ पे देख रहे हैं 3 K3 प्लस 1। तो देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वह 3M यानी कि K1 के जगह पर क्या है, M मान लेते हैं। K1 बराबर हमने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ K1 बराबर 3Q² है, K2 बराबर क्या माने हैं 3Q² प्लस 2Q, और K3 बराबर क्या माना गया है, तो देखते हैं 3Q² प्लस 4Q और प्लस 1, यही माना गया है। तो ये सारे पूर्णांक संख्याएं होंगे तो फॉर्म जो होगा वह फॉर्म होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन परिमेयों को दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमने K1 K2 K3 के रूप में माना। पूर्णांक M के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होगा। और यहाँ पे बोला था कि A बराबर आप एक जगह पर x को भी लिख सकते थे, जो कि 3Q प्लस 3Q प्लस 1 ये सब के फॉर्म में बन जाएगा। यानी कि एक जगह पर आप x को भी मान करके बना सकते थे, अतः लिख सकते थे ना, k के जगह पर हम कोई पूर्णांक संख्या m ही मान लेते। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को, जो भी पूर्णांक स्क्वायर में लिखा गया है, हम जो देख रहे हैं ये 3M, 3 K2 के जगह पर m मान लीजिए और 1 3M प्लस 1। अब यहाँ पे इसे भी देख रहे हैं कि 3M प्लस 1 के फॉर्म में। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक, क्वेश्चन से ही देख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था वर्ग करना, है ना। इसमें क्वेश्चन में है धनात्मक पूर्णांक का घन किसी संख्या को 3 बार सेम संख्या से गुना करने को कहते हैं। सपोज हम लिखें 5 का घन लिखे तो 5 का क्यू। उसी प्रकार अगर a का घन लिखने के बोले तो a क्यू, यानी कि a गुना a। दो संख्याओं के लिए a प्लस b का होल क्यू यानी कि घन के रूप में, यानी कि क्यू होता है a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ये फार्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यू a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस ये क्यू है बी क्यू। ओके। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ क्यू और इस प्रकार होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू भागफल होता है, आर शेषफल होता है और बी क्या होता है, भाजक होता है, भाग देने वाली संख्या होती है। और एक जिसमें बी भाग देता है, जिस भाग आर जो होता है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चंस का हल करने के लिए चलिए लिखेंगे। माना कि
लिखने में समय लगता हो तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया होगा तो उसमें लिखा हुआ था, उसी प्रकार से इसमें भी वही सेम संख्या लिखना है। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख लिए, जो 3 से विभाजित करने पर, किससे, 3 से विभाजित करने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। तो इक्वलट विभाजन प्रमेयिका से, तो इक्वलट विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि इस फॉर्म में, और यहाँ पे b के जगह पर कौन है, 3, हमने किसे किससे भाग दे रहे हैं, 3 से, जो कि भाजक का रूप है। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3 और अब भागफल के जगह पर हमने माना है q और शेषफल r। तो हम कह सकते हैं कि जो r है, r यहाँ पे क्या है, r है वह हमेशा b से छोटा होगा, यानी कि 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा यानी कि 0, 1 और क्या होगा, 2, r 0, 1, 2 हो सकता है। यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अनुसार है। अब जब b बराबर यहाँ पे 3 माने तो एक दिया हुआ है संख्या 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इसके रूप में हमें लाना है। तो अब इसी संख्या को लिखते हैं a बराबर, जब r बराबर हमारे पास r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा, तो 3q और प्लस r की जगह पर 0 रख दिए, यानी कि 3q। अगर हम इसी को aq करें, aq, तो aq जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, aq बराबर, तो 3q का होल q, यानी कि 3q का होल q, यानी कि 3q इंटू 3q इंटू 3q किसके बराबर हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27q और पावर क्या हो जाएगा, सेम पावर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर जुट गया, तो 27q q। ओके, अब है r बराबर, जब हम 1 रखते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पुट कीजिए, इसे आप इक्वेशन के रूप में भी मान सकते हैं, इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 3q और प्लस 1, अगर इसका घन करें यानी कि aq करें तो ये क्या हो जाएगा, 3q और प्लस 1 का होल q। तो a प्लस बी का होल क्यू फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल क्यू हमने बताया था aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो a क्यू, तो 3 का होल क्यू, 3q का होल क्यू 27 का होल क्यू, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्यू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, अगुना 1 27, और क्यू 2 बार गुना हुआ था तो 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 तिया 9q, अब बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 9q प्लस 1 का होल क्यू, 1 का होल क्यू 1। ओके, तो इसका स्क्वायर इस रूप में आ जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं, r बराबर, थोड़ा सा जगह हम छोड़ दिए हैं, इसको इसके बाद हम करेंगे। आप अभी लिखते जा रहे हैं तो आप भी 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को देखने के लिए लिखते जा रहे हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे। r बराबर 3, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 3q, सॉरी r बराबर यहाँ पे क्या होना है, 1 के बाद 2, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, 3 से छोटा होगा, तो 3q प्लस 2। तो aq की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू, यही होगा। तो ये क्या किसके बराबर होगा, ये होगा 3 तिया 9 तिया
ए क्यू, यानी कि 27 क्यू क्यू प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और ये 2, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौक 36 क्यू और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। तो ये हमारा क्यू का आ गया। लेकिन यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए। घन का फॉर्म होता है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इसी फॉर्म में होता है। तो क्या हमारा ये सभी क्वेश्चंस जो हमारा क्यू आया है r बराबर 1 रखने पे, r बराबर 2 रखने पे और r बराबर 0 रखने पे, तो क्या ये 9m के फॉर्म में है? तो देखते हैं। अगर 27 क्यू लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू क्यू, यानी कि अगर इसे हम पूर्णांक संख्या मान लें तो इसका क्या लिख सकते हैं 3m ही मान लेते हैं पूर्णांक संख्या, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3 क्यू क्यू, इसीलिए हमें वहाँ पे जगह छोड़ा था। यानी कि इसका जो फॉर्म होगा वह कैसा फॉर्म होगा, 3m का फॉर्म होगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि क्या 9 के फॉर्म में है। अब अगला कंसेप्ट जो था ये तो आगे 9m प्लस 1 के फॉर्म में आना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 9 9 कॉमन सभी में है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 तिया 27 क्यू और प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू अब प्लस 1। अगर हम m इतना को मान लें पूर्णांक संख्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9m और ये बचा हुआ क्या है प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर अब प्लस क्या है q है। हुआ कि नहीं हुआ 9m प्लस 1 का फॉर्म। अब यहाँ पे हमें 9, यहाँ से भी देख रहे हैं कि 9 9 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्म 9m के फॉर्म है, तो 9 कॉमन ले लिए। 9 तिया 27 क्यू क्यू प्लस 9 छक्का 54 क्यू स्क्वायर प्लस यही होगा ना प्लस 9 चौ 36 क्यू और ये बचा हुआ क्या है 8, जो कि कॉमन नहीं आया। यहाँ से यहाँ तक ही कॉमन लिए थे। तो अब क्या बचा 9m और प्लस 8। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं m जब कॉमन ले लिए तो जहाँ पे क्या है, जहाँ m बराबर हम क्या एक पूर्णांक संख्या मान लिए 3q बताइएगा, ये है संख्या 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q m की संख्या है। तो अतः अंत में हम लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक x का घन, जो क्वेश्चन को देखेंगे है ना, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा 9m प्लस 1 और क्या बच रहा है 9m प्लस 8 यहाँ पे देखिए 9m प्लस 8 का होगा, जो कि यही साबित करना था। अंत में आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर किसी भी प्रकार का इशू है वीडियो में या कोई लाइन जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ चैप्टर भी कमेंट कर सकते हैं जो आपको पढ़ना है। फिर मिलेंगे नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।